मित्रों, कल एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है और इस वाक़ये की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट एक बहुत बड़ी तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है। बल्कि मुझे यूँ कहना चाहिए कि दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है। एक बहुत बड़ी वॉर दुनिया में बेसिकली छिड़ी हुई है, जिसके मुख्तलिफ थिएटर्स हैं। और वर्ल्ड वार के अंदर असल में ऐसा ही होता है। वर्ल्ड वार को वर्ल्ड वार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ जंगें चल रही होती हैं और ये सारी जंगें कहीं ना कहीं पे ब्रॉडर स्केल में अगर आप देखें तो एक जगह पे लिंक करती हैं। यानी दो कैंप्स या दो धड़े दुनिया में बने हुए होते हैं और उन दोनों धड़ों के अंदर बहुत सारे मुल्क ऐसे होते हैं जिनकी आपसी तू में या जंगें चल रही होती हैं मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों के अंदर। वर्ल्ड वार वन में भी ऐसा हुआ था, दो धड़े बने हुए थे, उनकी आपसी लड़ाइयाँ जारी थीं और फिर वर्ल्ड वार टू के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। इस वक्त ये हुआ है कि वहाँ गज़ा के अंदर जब जंग शुरू हुई तो हिजबुल्लाह ने लिमिटेड स्केल पे नॉर्दर्न जो इसराइल है वहाँ पर जंग छेड़ रखी है और इसके साथ साथ सीरिया और इराक में अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो जवाब में अमेरिका भी दोनों इलाकों के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो वो फ्रंट भी यानी दो मुल्क और आ गए इसके अंदर। और साथ साथ हौथियों ने यहाँ से रेड सी के अंदर एक फ्रंट खोला हुआ है। कोई एक इजरायली जहाज़ वो वहाँ से नहीं छोड़ रहे। उन्होंने एक डिमांड रखी हुई है कि पहले सीज़ फायर करें, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से जाने दें गज़ा के अंदर, फिर हम इजरायली जहाज़ों को यहाँ से क्रॉस करने देंगे बाबल मंदब से। अब ऐसे में अमेरिका ने और यूके ने मिलके, दोनों मुल्कों ने मिलके कल 73 टारगेट्स के ऊपर पूरे यमन में स्ट्राइक्स की हैं, 73 टारगेट्स के ऊपर। और उन 73 टारगेट्स में 5 जो हौथी सोल्जर्स हैं वो कहा जा रहा है कि जाँ बहक हुए हैं और 6 के लगभग कहा जा रहा है कि वो ज़ख्मी हुए हैं। तो ये पहली मर्तबा हुआ है जब से बाइडेन ने कुछ अरसा पहले यमन की जंग ख़त्म करने का ऐलान किया, तो उसके बाद ये पहली मर्तबा हो रहा है कि इन्होंने इतने बड़े पैमाने पे कार्रवाई दो मुल्कों ने ख़ास तौर पर की है, यूके ने और यूएसए ने। नाउ अजब बात यह है कि यूके की तरफ से सुनाक ने ये जो अथॉराइजेशन दी अपनी फोर्सेस को कि जाके आप यमन के ऊपर जंग छेड़ दें, तो इसकी कोई पार्लियामेंट से मंजूरी उन्होंने नहीं ली। नॉर्मली ऐसा होता है, बल्कि कानून है उनका कि जब इतनी बड़ी कार्रवाई की जाए तो पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाती है। इसी तरह अमेरिका में कानून है कि प्रेसिडेंट जंग छेड़ने से पहले कांग्रेस से मंजूरी लेता है, अप्रूवल लेता है। लेकिन बाइडेन ने कांग्रेस से मंजूरी लिए बिना वहाँ पे जंग छेड़ दी और इस पे उनकी अपनी जो कांग्रेस है, खुद उनकी जो पार्टी है, उसके अंदर फड्डा पड़ गया है कि ये आपने क्या किया है और आपने किस वजह से वहाँ पर जाकर, क्योंकि यमन के हौथी जो हैं वो इजराइल को टारगेट कर रहे थे। इनको यूके वालों को और इनको तो नहीं कर रहे थे, इजराइल को कर रहे थे और उन जहाज़ों को कर रहे थे जो इजराइल जा रहे थे। लिहाजा ऐसे में अमेरिका की जानिब से ये जो स्ट्राइक्स हैं ये बड़े मीनिंगफुल हैं। फॉक्स न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि डेमोक्रेट्स स्लैम बाइडन फॉर बाईपासिंग कांग्रेस टू स्ट्राइक यमन। उसने सारे कायदे कानून बाईपास करके यमन पे हमला करवाया है। और फॉक्स न्यूज़ कह रहे हैं कि स्क्वाड मेंबर्स रशीदा तालिब एंड कोरी बुश ट्वीटेड देयर डिस्प्लेयर एट द प्रेसिडेंट सेक्शन। अच्छा, रिपब्लिकन्स जो हैं उनमें कुछ मिक्स्ड फीलिंग आ रही है, कुछ इसको अच्छा बोल रहे हैं, कुछ इसको बुरा बोल रहे हैं, लेकिन इस पे तनकीद सारे कर रहे हैं कि कांग्रेस से अप्रूवल आपने क्यों नहीं लिया। और इससे कहा यह जा रहा है कि बाइडेन की जो इलेक्शन आने वाली है उसमें उसके लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि जंग जब भी छिड़ती है तो वो जो प्रेसिडेंट होता है अनपॉपुलर ज़रूर होता है। अमेरिका के अंदर यूजुअली जंगों को सपोर्ट पब्लिक लेवल पर नहीं मिलती इतनी ज़्यादा, बड़ा मुश्किल होता है जंग को सेल करना। CNN इसीलिए कह रहा है कि यूएस अटैक्स इन यमन शार्पिन बाइडेन से मिलिट्री एंड पॉलिटिकल डिलेमास। तो वहाँ पे इनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने जा रहे हैं। इनके जो अपोनेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, खूब उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और इसको पागल बोला है। उसने कहा ये शख्स बिल्कुल पागल है और बिला वजह वर्ल्ड वार 3 के दहाने पे इसने हमें पहुंचा दिया है दुनिया को, ऐसे ही फजूल में। ये जरा डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच का छोटा सा हिस्सा सुनिए जिसमें वो बाइडेन को क्रिटिसाइज करता हुआ नजर आ रहा है और वर्ल्ड वार का जिक्र कर रहा है। Joe Biden is not only dumb and incompetent, I believe that he has gone mad, a stark raving lunatic with his horrible and country-threatening environmental open borders and DOJ FBI weaponization policies. He is a mental catastrophe that is leading our country to hell. We'll end up in World War III because of this man, and for no reason whatsoever. Thank you.
अच्छा, मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि वर्ल्ड वार जब भी होती है तो उसमें यह होता है कि मुख्तलिफ जो कुव्वतें होती हैं उनका इल्हाक होता है और वो मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में लड़ रही होती हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो दो जंगें तो ऑलरेडी चल रही हैं ना। एक जंग इजराइल और हमास के दरमियान चल रही है जिसका यह सारा का सारा थिएटर है, पूरा मिडल ईस्ट उसका थिएटर है। लेकिन एक यूक्रेन के अंदर भी जंग चल रही है ना। ये दोनों जंगें जो है वो लिंक आपस में कैसे कर रही हैं इसको ज़रा समझिए। अमेरिका ने यूक्रेन की मिलिट्री असिस्टेंस बंद कर दी, मतलब 2 साल तक भरपूर अमेरिका पैसे देता रहा। $100 अरब से ज़्यादा पैसे इनको दे दिए अमेरिका ने। अब चूंकि इसराइल को ज़रूरत है पैसों की और वेपन्स की, तो वहाँ से इन्होंने यूक्रेन की जब असिस्टेंस बंद की तो आज क्या हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वहाँ पर भी हुई है। ये जो ऋषि सुनाक है यूके वाला, याद रखिएगा यमन में कौन लड़ रहा है हूथियों के साथ, यूके और यूएस। वहाँ पर कौन सपोर्ट कर रहा है, मेजर सपोर्टर कौन है यूक्रेन का, यूके और यूएस, सेम पार्टियाँ हैं। तो जब अमेरिका ने असिस्टेंस बंद की यूक्रेन की तो ऋषि सुनाक पहुंच गया वहाँ पे यूक्रेन के अंदर, उधर वो कीव में गया है और वहाँ पे उसकी मुलाकात ज़ेलेंस्की और इन सबसे हुई है और उसने $3 अरब से ज़्यादा की असिस्टेंस जो है मिलिट्री एड वो अनाउंस कर दी है यूक्रेन के लिए। अमेरिका गया, अब यूके आ गया उसकी जगह पे और यूके उनको इमदाद दे रहा है, पैसे दे रहा है और ऋषि सुनाक बोल रहा है मजीद मैं आपको पैसे दूंगा, असिस्टेंस आपकी मजीद हम जारी रखेंगे। अब अमेरिका नहीं, हम जो है ये वाला थिएटर जो है वो देखेंगे। अनादुलू एजेंसी रिपोर्ट कर रहा है कि यूके प्रीमियर विजिट्स कीव, अनवील्स $3.1 बिलियन military aid package for Ukraine. I am here today with one message. UK will also not falter. We will stand with Ukraine, said ऋषि सुनाक। तो आप देखिए कि वहाँ अमेरिका और यूएस सबसे आगे आगे हैं, मतलब रशिया से लड़ने के हवाले से, और यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर भी ये दोनों मुल्क सबसे ज़्यादा आगे आगे हैं। अच्छा, रशिया ने कंडेम किया है कि ये जो हूथियों पे हमला हुआ है वो गलत हुआ है, रशिया ने कंडेम किया है और रशियंस ने, प्यूरिन ने ये कहा है कि हम रेडी हैं मुस्लिम वर्ल्ड की सपोर्ट करने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, मुस्लिम वर्ल्ड की सपोर्ट करने के लिए हम रेडी हैं। सीरिया ने भी कंडेम कर दिया इस हमले को, बहुत सारे मुल्कों ने किया हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों थिएटर्स के अंदर, यानी मिडल ईस्ट वाला भी और यूक्रेन वाला भी, एक लिंक आपको नजर आ रहा है, दोनों में प्लेयर्स एक जैसे हैं तकरीबन। सो दिस हैज क्रिएटेड अ सीरियस क्वेश्चन मार्क ऑन ग्लोबल पीस। दुनिया के अमन के ऊपर ये जो रिसेंट हरकत की गई है यूके और अमेरिका की जानिब से, इसने दुनिया के अमन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और देखते हैं कि आगे इसका क्या फॉल आउट होता है। हूथीज ने ऐलान कर दिया है कि हम रिटालिएट करेंगे, ये जो इन्होंने हरकत की है इसका जवाब इनको मिलेगा। हमारा टारगेट जो था वो इजरायली शिप्स थे, अब भी हमारा टारगेट इजरायली शिप रहेंगे, उनको अब भी हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा इनको जाने नहीं देंगे, ये जो है ना बस ये ब्लॉक ही रहेंगे जब तक गजा के अंदर जंग चलेगी, इजरायली शिप्स ब्लॉक रहेंगे। इनका हमलों के बाद स्टेटमेंट आया है कि अमेरिकन और यूके वाले भूल जाएं कि इनके इन हमलों के बाद इसराइल के जहाज़ों को यहाँ से जाने की इजाज़त होगी। इट्स नॉट गोना हैपन और हम इनको भी रिटालिएट करेंगे जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है और वो अब लेजिटिमेट टारगेट है। उन्होंने अनाउंस किया है कि ये अब लेजिटिमेट टारगेट है। तुर्की ने भी बाय द वे कहा हुआ है कि यूके और यूएस ने जो हरकत की है इससे रेड सी ब्लड सी में कन्वर्ट हो सकता है। उन्होंने भी इस चीज़ को सख्त नापसंद किया है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, कल ये वाक़या हुआ है रात को देर से, और इसके बारे में मज़ीद जो ही डिटेल्स आती हैं तो इस पर ब्रॉडर व्यू में डिस्कस करेंगे।